हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलवाद, और मेंडलवाद से संबंधित यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ ग्रेगर जॉन मेंडल के कार्यों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले यदि देखें मेंडल के बारे में, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का यदि जन्म की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहां हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में एक गांव है और उस गांव में साधारण से एक किसान के घर में इनका जन्म हुआ था। देखिए मेंडल की यदि हम पढ़ाई की बात करते हैं तो मेंडल ने जो स्नातक की पढ़ाई है उसका अध्ययन 1840 में कंप्लीट कर लिया था। यानी 1840 तक में मेंडल ने अपने स्नातक की पढ़ाई जो है कंप्लीट कर ली, यानी कि पूर्ण कर लिया था। मेंडल के बारे में यदि हम थोड़ा सा देखें तो देखिए अक्टूबर 1843 में जो मेंडल थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक ब्रुन नामक नगर में मठ में पादरी के रूप में कार्य शुरू कर दिया। देखिए जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं उसी प्रकार मठ में पादरी होते हैं, तो मठ में पादरी के रूप में वो कार्य करना शुरू कर दिए। कब की बात है ये? 1843 में। इसके बाद देखिए 1854 से यदि हम देखें तो सन 1854 में मेंडल ने अध्यापक के पद पर कार्य शुरू किया और यहां उन्होंने 14 वर्षों तक लगातार कार्य किया अध्यापक के पद पर रहते हुए। अब यदि हम देखें मेंडल के बारे में तो देखिए मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसके लिए उन्होंने उद्यान मटर यानी कि मटर के पौधे का सिलेक्शन किया, यानी कि चयन किया। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो मटर यानी कि इसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। मटर की यदि हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसके लिए किस पौधे का सिलेक्शन किया? तो मटर के पौधे का, यानी कि पाइसम सटाइवम के पौधे का। और एक चीज और आपको यहां पे याद करना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, यह पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने वर्षों तक मटर के पौधे के ऊपर कार्य किया। तो मेंडल ने लगभग 7 वर्षों तक कार्य किए। ये 1856 से लेकर के 1863 तक, लगभग 1856 से लेकर के 1863 के बीच में इन्होंने पूरे के पूरे वंशागति के बारे में अध्ययन किया और वंशागति के कुछ नियमों का भी प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे में किए और आपको याद रखना है कि 7 वर्षों तक किया, यानी 1856 से लेकर के 1863 तक उन्होंने वंशागति के कुछ नियम प्रतिपादित किए। इसके बाद देखिए यहां पे एक चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि मेंडल द्वारा किए गए कार्यों को उस समय के वैज्ञानिकों ने अधिक महत्व नहीं दिया। अर्थात यहां पे हम ये कह सकते हैं कि मेंडल के कार्य को उस समय के वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दिया, और मान्यता प्राप्त न होने का ऐसे कई सारे कारण थे जिस कारण से उस समय के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम से ना तो प्रभावित हुए और ना ही मेंडल के नियम की सराहना की और ना ही मेंडल के नियम को मान्यता दिए। तो मेंडल के नियम को उस समय मान्यता प्राप्त ना होने के ऐसे कई सारे रीजन थे। आपको यहां पे देखना है कि मेंडल के कार्यों को उस समय मान्यता प्राप्त ना होने के ऐसे कई सारे कारण माने जाते हैं। उसमें से जो पहला कारण है वो आपको देखना है कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे उसमें उन्होंने देखा कि उस समय कोशिका के बारे में भी बहुत कम ज्ञान था। तो पहला रीजन ये था कि उस समय जबकि मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर वंशागति से संबंधित नियम दिए, उस समय कोशिका विज्ञान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नाम मात्र का ज्ञान था। तो उस समय आपको याद रखना है कि कोशिका के बारे में बहुत कम ज्ञान था। तो पहला रीजन तो यह भी था कि कोशिका के बारे में ही ज्ञान नहीं था, क्योंकि कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो उस समय कोशिका के बारे में भी बहुत कम ज्ञान था। दूसरा जो प्रमुख रीजन था वो ये माना जाता है कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनका जो उन्होंने रिजल्ट या परिणाम ज्ञात किया तो उन्होंने अपने परिणाम को गणित के आधार पर निकाले। जबकि आपको याद रखना है कि उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो उस समय की बात है जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो अपने जो प्रयोगों के परिणाम निकाले उन्होंने गणित के बेस पर निकाले। तो गणित के आधार पर उन्होंने अपने प्रयोगों के परिणाम निकाले, लेकिन उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था, जिस कारण से मेंडल के कार्यों को सराहना नहीं मिली और मेंडल के कार्यों को मान्यता नहीं प्राप्त हुई। तो तीसरा इसके बाद प्रमुख रीजन आपको ध्यान में रखना है। तो पहला और दूसरा ये दोनों इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? उस समय के जितने भी वैज्ञानिक थे, जो मुख्य वैज्ञानिक थे, वो मेंडल के प्रयोगों से इसलिए भी प्रभावित नहीं हुए
क्योंकि वे डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे। उसी समय डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत चल रहा था और डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है जातियों की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहां से एक क्वेश्चन और आपको नोट करना है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसकी है, डार्विन की है। तो डार्विनावाद में ऐसे कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो डार्विन की जो पुस्तक है जातियों की उत्पत्ति, उसमें कई सारे विवाद जो है उत्पन्न हो गए और उन विकास को, उन जो विवाद जो थे, विवादों को सुलझाने में उस समय के पूरे वैज्ञानिक बिजी थे, अर्थात व्यस्त थे। तो सभी के सभी जो मुख्य वैज्ञानिक थे वो उस समय जातियों की उत्पत्ति जो पुस्तक थी डार्विन की, उसमें कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी और कई सारी उसमें जो उत्पन्न समस्याएं थी या उस उत्पन्न जो विवाद थे, उन विवादों को ही सुलझाने के लिए उस समय के पूरे वैज्ञानिक लग गए, जिस कारण से उस समय वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को मान्यता प्राप्त नहीं दी, अर्थात मेंडल के नियमों के ऊपर शोध नहीं कर पाए और नहीं ध्यान दिए। तो तीसरा प्रमुख कारण यह भी था कि उस समय के जितने भी वैज्ञानिक थे वो मेंडल के प्रयोगों से प्रभावित इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि सभी के सभी वैज्ञानिक उस समय डार्विनावाद से संबंधित थे और डार्विनावाद में डार्विन की जो पुस्तक है जातियों की उत्पत्ति, उसमें कई सारे विवाद उत्पन्न हो गए थे। उन विवादों को सुलझाने में उस समय के पूरे वैज्ञानिक लगे रहे, जिस कारण से वो मेंडल के नियमों को ध्यान नहीं दे पाए और मेंडल के नियमों को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। चौथा प्रमुख कारण क्या है कि मेंडल जो थे वो किसी भी अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं थे और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वो एक छोटे से स्कूल में शिक्षक होने के कारण भी उनके कार्यों को सराहना नहीं मिली, अर्थात उनके कार्यों को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि मेंडल जो है किसी ना तो बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य थे और वो एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे, साथ ही साथ वो पादरी का कार्य भी करते थे, जिस कारण से भी उनके कार्यों पर लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ना तो किसी भी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सदस्य थे और ना ही वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के सदस्य थे। तो ये आपको याद रखना है। चारों प्रमुख रीजन है जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये पूछा जाता है कि मेंडल के कार्यों को उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मान्यता नहीं दी, उसके क्या कारण थे। तो ये चारों कारण ही आपको याद रखना है। देखिए, मेंडल के नियमों को बाद में फिर जाकर के मान्यता भी प्राप्त हो गई, लेकिन मेंडल की जो नियम थे, जितने भी मेंडल के वंशागति से संबंधित नियम थे, उनको नियमों को जब सफलता मिली तो उसके भी कई सारे मुख्य कारण थे, क्योंकि उन्हीं कारणों के आधार पर ही मेंडल को सफलता मिली। तो आपने अभी तो देखा कि मेंडल के कार्यों को उस समय के जब वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी उसके क्या क्या कारण थे, लेकिन जब बाद में मेंडल के नियमों को सफलता मिल गई तो उसके क्या मुख्य कारण थे वो भी यहां पे आपको तैयार करना है, क्योंकि ये कारण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए, इसमें से पहला रीजन क्या था जो कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण बना। पहला कारण यह था कि मेंडल की जो सफलता थी उसका सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों की असफलता के कारणों का स्पष्ट एवं सही विश्लेषण था। कहने का मतलब यह है कि मेंडल ने सबसे अच्छा काम तो यह किया कि मेंडल के पहले जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने वंशागति से संबंधित जो नियम दिए उन नियमों को मेंडल ने सुधारा और सुधारने के बाद उनका स्पष्ट व सही विश्लेषण किया। तो मेंडल ने अपने पूर्ववर्ती यानी अपने पहले के जितने ही वैज्ञानिक थे उन्होंने जो गलतियां की थी उन गलतियों को मेंडल ने नहीं किया और उन गलतियों को सुधारते हुए मेंडल ने स्पष्ट एवं उनका सही विश्लेषण किया। यह पहला कारण था जो कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण बना। दूसरा देखिए, दूसरा प्रमुख कारण क्या था, उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही जरूरी है कि उन्होंने एक साथ कई सारे लक्षणों के ऊपर अध्ययन नहीं किया, उन्होंने केवल एक लक्षण लिया और उन एक लक्षणों के आधार पर ही और उनके एक ही विरोधी लक्षणों को लिया और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने वंशागति के नियम दिए। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि फिर उन्होंने वंशागति से संबंधित जो और नियम दिए उसमें उन्होंने एक के अलावा दो लक्षण भी लेकर के देखे जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। लेकिन मेंडल की जो मेन सफलता का मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण तो यही है कि मेंडल ने उस समय के जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने वंशागति से संबंधित जो भी नियम दिए उनमें जो भी त्रुटियां या जो भी असमानताएं या जो भी असफलता थी उन कारणों का स्पष्ट व सही विश्लेषण किया मेंडल ने। दूसरा प्रमुख कारण क्या था कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया
और जब प्रत्येक लक्षण का व्यवहार निश्चित हो गया तो उन्होंने 2 लक्षणों का साथ साथ अध्ययन किया तथा बाद में 3 लक्षणों का भी अध्ययन किया। अभी आप आगे देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण क्या होता है, यह भी आप देखेंगे। क्योंकि वहां पे आप यह पाएंगे कि उन्होंने पहले तो एक एक लक्षण का और उनके विपरीत या विरोधी लक्षणों का अध्ययन किया, बाद में फिर 2 लक्षणों को भी एक साथ लेकर के उनका अध्ययन किया, फिर बाद में उन्होंने 3 लक्षणों को भी लेकर के उनका अध्ययन किया। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। यह दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है मेंडल की सफलता का। तीसरा देखिए प्रमुख कारण क्या था कि अध्ययन के लिए जो चुने गए लक्षण थे उनमें केवल 2 स्पष्ट विरोधी रूपों को होना जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो अध्ययन के लिए जो चुने गए प्रत्येक लक्षण थे उन लक्षणों में केवल 2 ही स्पष्ट विरोधी रूपों का होना जिससे कि आसानी से पहचाना जा सकता है कि इसमें एक लक्षण तो सही है और दूसरा लक्षण जो है वो उसका विपरीत या विरोधी लक्षण था। तो तीसरा कारण आपको यह भी याद रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विरोधी रूपों वाले पौधों की अलग अलग गणना करना। उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक पीढ़ी के किसी भी जो लक्षण थे उन लक्षणों के जो दोनों विरोधी लक्षण थे उन वाले पौधों की अलग अलग गणना की, एक साथ उन्होंने गणना नहीं की। तो यह भी एक प्रमुख कारण था उनकी सफलता का। 5वां प्रमुख कारण क्या है, देखिए 5वां और आखिरी कारण क्या है कि उनका गणित का ज्ञान। तो देखिए अभी आपने क्या देखा था कि जब उस समय के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को मान्यता नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया था कि मेंडल ने जो अपने प्रयोगों के परिणाम ज्ञात किए थे वो गणित के आधार पर ज्ञात किए थे, जबकि उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन बाद में जब गणित का प्रयोग होने लगा जीव विज्ञान या बायोलॉजी में, तब उनके प्रयोगों के परिणाम जो है स्पष्ट रूप से उनकी विवेचना की जाने लगी। अर्थात उनका जो गणित का ज्ञान था जिसके परिणाम से या जिसके माध्यम से उन्होंने अपने परिणामों को व्यक्त किया, वे विरोधी लक्षणों के अनुपात का महत्व आसानी से समझ सकते हैं गणित के आधार पे और साथ ही साथ उसकी स्पष्ट विवेचना भी कर सकते हैं। तो गणित के द्वारा या गणित के आधार पर उन्होंने अपना रिजल्ट या परिणाम दिया, जो भी वंशागति के नियम थे तो उसका प्रयोगों का परिणाम उन्होंने गणित के आधार पर दिया। और बाद में जब जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग होने लगा तो उसके माध्यम से उन लक्षणों के अनुपातों को भी आसानी से समझा जा सका और साथ ही साथ उनके स्पष्ट लक्षणों की विवेचना भी की जाने लगी। तो यहां पे आपने देखा कि मेंडलवाद से संबंधित जो भी मेंडल के कार्य हैं और मेंडल के कार्यों को पहले असफलता मिली, अर्थात पहले मेंडल के नियमों को मान्यता नहीं मिली, जिसके प्रमुख कारण है वो भी आपको याद रखना है। और फिर बाद में जब मेंडल के नियमों को, मेंडल के जो वंशागति के नियम है उनको जब बाद में सफलता मिली, उसके जो 5 कारण है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आपके पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।